नमस्कार। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच के लिए आज एसआईटी की टीम फिर अयोध्या पहुंच गई है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ 10 लोगों से पूछताछ होगी। हो सकता है चंपत राय से भी दोबारा सवाल पूछे जाएं। पता यह लगा है कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ गया है। एसआईटी को शक है कि महाकुंभ के दौरान भी बड़े पैमाने पर चढ़ावे में चोरी हुई है, उसकी भी जांच की जाएगी। आज अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया। अविनाश के कब्जे से ही चढ़ावे में चोरी की सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई थी। अब सवाल यह है कि पुलिस ने जेल में बंद 8 आरोपियों में से सिर्फ अविनाश शुक्ला को ही रिमांड पर क्यों लिया? अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुलिस को और क्या क्या सबूत मिले? जो लोग जेल में हैं उनके अलावा पुलिस की रडार पर और कितने लोग हैं? ट्रस्ट के मेंबर दिनेंद्र दास जी ने आज गोपाल राव पर क्या संगीन आरोप लगाए और चंपत राय को लेकर आज बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या क्या कहा, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एसआईटी जांच की। आज एसआईटी के अफसर फिर अयोध्या पहुंचे। कल ही यूपी सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का वक्त और दिया था और आज दोपहर में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन अयोध्या पहुंच गए। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर का मैनेजमेंट संभालने वाले गोपाल राव से पूछताछ की। खबर तो यह भी है कि चंपत राय से भी फिर पूछताछ होगी। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि एसआईटी चढ़ावे की चोरी के सिलसिले में राम मंदिर के सेवादारों से भी सवाल किए जाएंगे। एसआईटी के सामने उन बैंक कर्मचारियों की भी पेशी होगी जो चढ़ावे की गिनती के काम से जुड़े हुए थे, क्योंकि एसआईटी को शक है कि चढ़ावे में चोरी का पाप सिर्फ उन 8 लोगों ने नहीं किया जो जेल में हैं। इस लूट में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पहले राउंड में एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की थी। इनमें से ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। बहुत से लोग गोपाल राव के करीबी थे, इसलिए अब एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से गहन पूछताछ करेगी। सबसे ज्यादा सवाल गोपाल राव को लेकर ही उठ रहे हैं। आज निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने कहा कि जब से गोपाल जी अयोध्या आए हैं तब से ही ट्रस्ट में गड़बड़ियों की शुरुआत हुई। दिनेंद्र दास ने आरोप लगाया कि गोपाल जी को वैष्णव संप्रदाय के रीति रिवाज नहीं मालूम, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। उन्हीं का दखल बढ़ने के बाद से चढ़ावा चोरी जैसे अपराध शुरू हुए। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुरा करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आदेश में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी। जहाँ राम राव विराजमान जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी। ये गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति करा रहे हैं। जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। इस बीच अयोध्या में वकीलों ने चढ़ावा चोरी के केस में बड़े लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आज अयोध्या बार एसोसिएशन ने पुलिस को तहरीर देकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के ऊपर केस दर्ज करने की मांग की। अयोध्या बार एसोसिएशन के मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मार्च करते हुए अयोध्या की सिविल लाइंस पुलिस चौकी पहुंचे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रिटन कंप्लेंट दी। वकीलों की प्रोटेस्ट मार्च के दौरान पुलिस ने काफी कड़ा बंदोबस्त कर रखा था। ये वकील नारेबाजी करते हुए जब राम पथ से गुजर रहे थे उस वक्त उनके पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वकीलों ने पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद बड़े अधिकारियों ने वकीलों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया और उनसे शिकायत की कॉपी रिसीव की। अब सियासत के मैदान में आपको लेकर के चलते हैं। तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई अब चुनाव आयोग पर चली गई है। बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतुव्रत बैनर्जी की अगुवाई में पार्टी के नेताओं के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मुलाकात की। ऋतुव्रत बैनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता उनके साथ हैं, इसलिए अगर तृणमूल कांग्रेस उन्हीं का गुट है, उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिलना चाहिए। ऋतुव्रत ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। 22 जून को कोलकाता में हुए प्रतिनिधि सत्र में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे।
इस दौरान एक नई नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष से लेकर महासचिव और कोषाध्यक्ष सब लोगों को बदल दिया गया। नए पद और नए दस्तखतों के साथ ऋतुव्रत बैनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा कि उनका गुट ही असल तृणमूल कांग्रेस है। 80 में से 65 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा अगर पार्षद और जिला संगठन के लोगों को मिला दिया जाए तो पार्टी के 2/3 से ज्यादा लोग उनके सपोर्ट में हैं। अब बात पंजाब की। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे। इसके आगे मनीष तिवारी ने लिखा कि काश उनके पास कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा की दवा होती। अपना दर्द जाहिर करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा कि पिछले 45 साल में कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी पार्टी में खपा दी, अपनी जवानी पार्टी की सेवा में लगा दी, लेकिन अब जो होना है वो होकर रहेगा। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 4 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए और आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। प्रशासन पर जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का इल्जाम लगाया। कई घंटों तक यह ड्रामा चलता रहा। जिस जमीन के लिए हंगामा हो रहा था वहां कांग्रेस के नेता इसलिए गए क्योंकि यह मामला रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा की रिश्तेदार से जुड़ा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की भाभी सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच झगड़ा चल रहा है। कल नसरीन सांगा पुलिस की सुरक्षा लेकर इस जमीन पर बने फार्म हाउस पर पहुंच गई। सायरा वाड्रा ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इस जमीन पर विवाद है, मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने स्टे दे रखा है, इसलिए नसरीन सांगा को कब्जा दिलाकर पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है। अब बात बिहार की। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सरकारी घर और सुरक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि एक फैमिली में मां, बेटे, बेटी सबको अलग अलग बंगला चाहिए, सबको सरकारी सुरक्षा चाहिए। यह बिहार में अब नहीं चलेगा। इसलिए आज तेजस्वी ने इसका तीखा जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी सिक्योरिटी और बंगला अपने घर से नहीं दे रहे हैं, और रही बात नियम कानून की तो सम्राट चौधरी ये बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, इनके परिवार को कितनी सिक्योरिटी दी गई है और किस आधार पर दी गई है। आज बेंगलुरु से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई। मल्टीनेशनल कंपनी केप जेमिनी के डे केयर सेंटर में छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ मारपीट, बदसलूकी, इसकी डराने वाली तस्वीरें आई। इस मामले में पुलिस ने डे केयर सेंटर में काम करने वाली 5 महिलाओं से पूछताछ की है। ये महिलाएं छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए रखी गई थीं, लेकिन ये पत्थर दिल औरतें डे केयर सेंटर में आने वाले मासूम बच्चों को डराने के लिए किसी को बाथरूम में बंद कर देती थी, किसी को वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, रोने वाले बच्चों को चुप कराने के लिए उन्हें पीटती थी। 3 साल के बच्चों को वेस्टर्न टॉयलेट कमोड पर बैठने के लिए मजबूर करती थी। दिल्ली की बात आपको बताते हैं। पावर सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तय करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। रेखा गुप्ता की सरकार ने बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी से कराने की मंजूरी दे दी। असल में बिजली कंपनियां सीएजी का विरोध कर रही हैं। यह मामला कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन कोर्ट से भी बिजली कंपनियों को राहत नहीं मिली। इसके बाद आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पावर सप्लाई करने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीएजी ऑडिट को मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी दिल्ली सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब बिजली कंपनियों को अपनी जरूरी दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां सीएजी को देनी होंगी, और इसके बाद 3 महीनों में बिजली कंपनियों के ऑडिट का काम पूरा हो जाएगा। ऑडिट से पता लगेगा कि बिजली कंपनियां सरकार के ऊपर 38,000 करोड़ रुपए का जो बकाया दिखा रही हैं उसकी हकीकत क्या है। लेकिन आज दिल्ली सरकार की लापरवाही की तस्वीरें भी आईं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले ही ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लेकिन इस ईवी पॉलिसी को लेकर सरकारी महकमा कितना लापरवाह है, इसकी तस्वीर एमसीडी के हेडक्वार्टर की पार्किंग में देखने को मिली। इस पार्किंग में करीब 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धूल फांक रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 साल से ये यहां पर कबाड़ की तरह पड़ी हुई हैं। ना इन्हें सड़कों पर उतारा गया, ना इन्हें चार्ज किया गया, ना इनकी सर्विस कराई गई,
दरअसल 2018 में इन गाड़ियों को एमसीडी अधिकारियों के लिए खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर पूरा पेमेंट हो जाता तो 2024 के बाद ये गाड़ियां एमसीडी को मिल जाती, लेकिन कंपनी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसकी वजह से दर्जनों ईवी कारें खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही हैं और हैरानी की बात यह है कि इनकी नंबर प्लेट सफेद रंग की है। उस वक्त तक ईवी की कारों में ग्रीन नंबर प्लेट का प्रोविजन नहीं था। आज भारत और जापान ने डिफेंस, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटल्स और फाइनेंशियल सेक्टर्स में कई बड़े समझौते किए। जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकाइची अपने पहले भारत दौरे पर आई हुई हैं और आज दिल्ली में जापान की प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई। डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देश मिलकर वॉरशिप्स के लिए नेवल एंटेना, रेडियो यूनिकॉर्न का डेवलपमेंट करेंगे और ये पहली बार है जब भारत ने जापान के साथ मिलकर किसी डिफेंस इक्विपमेंट के डेवलपमेंट का समझौता किया है। ये नेवल एंटीना, रेडियो यूनिकॉर्न भारत और जापान दोनों देशों की नेवीज के वॉरशिप्स को प्रिसाइज बनाएंगे। इसके अलावा भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का एग्रीमेंट भी किया है। दोनों देश सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्निक और एडवांस्ड मटेरियल्स के सेक्टर्स में सहयोग करेंगे। जापान भारत को बायोगैस इनिशिएटिव में भी मदद देगा। जापान की मदद से भारत में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के 1000 प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के सेक्टर में भी मिलकर काम करने का फैसला किया है। जापान की प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रूस ने आज यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। आज रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव पर 70 से ज्यादा मिसाइल्स फायर की। रूस ने क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया, जिन्हें यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, इसलिए तबाही ज्यादा हुई। राजधानी कीव में दर्जनों बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई। कीव के अलावा खार्किव, सुमी, निप्रो, ज़पोरिज़िया और चेरसाकी शहरों पर भी रूसी सेनाओं ने भयंकर हवाई हमले किए। रूस के हमले की खबर मिलने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आयरलैंड का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि रूसी हमले रोकने के लिए यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स की सप्लाई बढ़ाई जाए।